चलिए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम लोग सीए फाउंडेशन के लिए एक उमंग बैच शुरू कर रहे हैं। जो कि होगा फॉर 26 सितंबर 26 के लिए। ठीक है बेटा। और ये प्योर ऑनलाइन बैच होगी जिसमें आपके चारों जो पेपर्स होंगे जो आपका अकाउंट्स होगा ये सीए भगवान लाल सर पढ़ाएंगे, जो पिछले 30 साल से भी अधिक समय से सीए के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। लगभग उन्होंने 1 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाया होगा। 20-25 हजार तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके होंगे। दूसरा पेपर है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम एसके शाह हुआ, एसके शाह। मैं भी 99 से पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ लॉ ही पढ़ा रहा हूँ, सीए के ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और जो आपके मैथ, स्टैट और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग ये पढ़ाएंगे बलराम यादव सर। बलराम यादव। सर का मिनिमम 20 साल का एक्सपीरियंस है। और जो आपका इकोनॉमिक्स होगा ये आपको पढ़ाएंगे सीए अखिलेश। तो ये 4 पेपर का होगा। ये बैच सितंबर अटेम्प्ट का बैच होगा जिसमें फुल कोर्स कराई जाएगी, पूरा कोर्स कवरेज होगा, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा। इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ये सब दिया जाएगा। ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी दिया जाएगा, हार्ड कॉपी इसमें नहीं होगा बेटा। और इसका फी भी हम लोगों ने एकदम नाम मात्र का फीस रखा है 500 रुपया। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पहले, जो हमारे पास 500 बच्चे जो आएंगे उनके लिए, बाद में ये फीस बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल ये कंप्लीट कोर्स होगा और नॉमिनल फी में होगा। तो इसमें बेटा मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉज ये मैं पढ़ाऊंगा। ये आपका सेकंड पेपर है, एग्जामिनेशन में सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका अकाउंट्स है और सेकंड पेपर बिजनेस लॉ है। ठीक है जी। फिर इकोनॉमिक्स और ये 2 पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, अकाउंट्स और बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव होगा और मैथ और इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव होगा।
ठीक है जी। और सब्जेक्टिव पेपर में किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में निगेटिव मार्किंग होगा, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सही लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, कम लिखोगे तो कम नंबर मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, मैथ और इकोनॉमिक्स, OMR शीट्स पे देना होगा और उसमें मार्क्स कटते हैं अगर आपका आंसर गलत है तो, यहाँ पे नहीं कटते। अब इसमें आपका ये क्या नाम है, जो 100 मार्क्स का जो होगा, 100 मार्क्स का, इसमें क्वेश्चन दो तरह से आएंगे। एक तो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां पे कोई प्रोविजंस को सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये क्या है, या इसके क्या रूल्स हैं, या इसके क्या स्टेप्स हैं, या इसके क्या प्रोविजंस हैं, इस तरह करके आएगा। और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसको कहा जाएगा केस स्टडी, ठीक है। अब एज सच ICAI की तरफ से कोई डेड रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि केस स्टडी कितने का होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन कितना का होगा, इस तरह का कोई थंब रूल नहीं है। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता सकता हूं, अप्रोक्सीमेट ये 60 मार्क्स का होगा और ये होगा आपका 40 मार्क्स, ये भी अप्रोक्सीमेट। मतलब केस स्टडी का वेटेज हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, बाय द वे किसी अटेम्प्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा हो गया चलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन आप ये मान के चलो कि केस स्टडी ज्यादा होगा। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में पार्ट होगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो पता चलेगा उसके 4 पार्ट है, ABCD करके है। क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसके 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसके 3 पार्ट्स हैं, इस तरह के होंगे, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन आएगा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस जो होंगे, दो नंबर का भी कोई क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स, और उससे अधिक नंबर का भी हो सकता है 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। कोई कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 मार्क्स के हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है बेटा, ये कंपल्सरी होगा लॉ में, ये कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। हालांकि कंपल्सरी क्वेश्चन एग्जाम में बाद में करना चाहिए। और इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से होगा एनी 5, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, कोई भी आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन नंबर 1 तो बेटा कंपल्सरी होगा। बाकी कोई भी जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे, सब में ABCD होगा, ठीक है, 1 में भी होगा। और अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन 1 के ABCD है, तो सारे क्वेश्चंस एक ही एक्ट से नहीं होंगे, अलग अलग होगा, मिक्स होगा।
एक ही क्वेश्चन नंबर में पार्टनरशिप का है, कॉन्ट्रैक्टेड का है, कंपनी का है, ये ऐसा पॉसिबल है। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर पार्टनरशिप, 3 नंबर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसा नहीं, उसमें मिक्स कर देता है। कभी सारे क्वेश्चन एक ही एक्ट से पूछ दिया एक क्वेश्चन के, तो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। अब आ जाओ बेटा, हमें पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस की बात कर लें। तो एक हम लोग को पढ़ना है द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये होगा। अब इसमें हमारे एग्जाम के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है बेटा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में 2-4 बातें पढ़ना है। कि जैसे मान लीजिए कि लॉ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ, और भारत में कानून का जो स्ट्रक्चर है वह क्या है। लॉ का मीनिंग पढ़ना है, लॉ का सोर्स पढ़ना है, लॉ के टाइप्स पढ़ने हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ पढ़ना है। फिर ये पढ़ना है कि लॉ बनाता कौन है, लॉ बनाना किसका काम है, जैसे पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना है तो ये पढ़ना है। फिर उस लॉ को अपना काम है, जैसे गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, थोड़ा पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, और नेक्स्ट उस लॉ को अप्लाई करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। तो थोड़ा सा हम लोग को गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट के किस तरह का मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री में कौन होता है, किस मिनिस्ट्री के पास क्या पावर होता है, ये पढ़ने हैं। और एक हम लोग को पढ़ना है कोर्ट के बारे में, कि कोई लीगल मैटर है इसको रिजॉल्व करना, डिसीजन देना, लॉ का मीनिंग निकालना कोर्ट का काम है। तो थोड़ा सा हम लोगों को लॉ बनाने के बारे में पढ़ना है कि पार्लियामेंट लॉ बना दी, फिर लॉ को एग्जीक्यूट करना, लॉ को अप्लाई करना, लॉ को एनफोर्स करना गवर्नमेंट का काम है। तो थोड़ा गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, मिनिस्ट्री में कौन कौन होता है, गवर्नमेंट का कोई बोर्ड होता है तो बोर्ड के बारे में भी पढ़ना है, और एक कोर्ट के बारे में पढ़ना है। कोर्ट के बारे में तो आप भली भांति पहले से जानते ही हो कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उसी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत कम कम पढ़ना है। बहुत ही आसान सा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि देश का सिस्टम क्या है, देश चलता कैसे है, कानून बनता कैसे है, कानून अप्लाई कैसे होता है, एनफोर्स कैसे होता है, और फिर इसमें कोर्ट का कहाँ क्या रोल है। मैं समझ रहा हूं बेटा, ये आप पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, ये सब एक्ट के नाम हैं, तो जब भी आप लिखेंगे ना तो इसके हर शब्द के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे आपने द लिखा तो टी कैपिटल होगा, इंडियन में आई कैपिटल होगा, कॉन्ट्रैक्ट में सी कैपिटल होगा, एक्ट में ए कैपिटल होगा। एक्ट में ए स्मॉल नहीं लिखना है, स्मॉल लिख दिए तो मीनिंग बदल जाएगा, स्मॉल में मीनिंग बदल जाएगा। तो ये, और ये 1872 बता रहा है कि इस एक्ट को 1872 में बनाया गया, और ये बहुत ही बड़ा एक्ट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी एक्ट का है। ठीक है बेटा, और ये आपके एग्जाम में आप मान के चलो, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, लेकिन ये मान के चलो कि इसमें से आपको 28 to 38 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी, इतने मार्क्स का इससे क्वेश्चन आते हैं, वेटेज ज्यादा है।
अप्रोक्सीमेटली 40% हो गया। सोचो 40 नंबर में आपको पास होना होता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही इतने नंबर का आ गया। 30-32 नंबर का तो आता ही आता है, 35-36 नंबर का आएगा ही आएगा, 40 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन 38 अब तक आया है। अब इसके बाद बेटा, अच्छा इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, कब कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, कब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आगे उसकी क्या ड्यूटी है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, परफॉर्म करना, तो उसको परफॉर्मेंस बोलेंगे। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो उसको ब्रीच बोलेंगे, तो ब्रीच के बारे में भी इसमें हम लोग को पढ़ना है। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो दूसरे पार्टी का उसके ऊपर क्या राइट्स होगा, कैसे डैमेज क्लेम करेगा, ये पढ़ने, और कुछ हम लोगों को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने, ठीक है, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने। तो इसमें एक एजेंसी है, बेलमैन प्लेज है, इंडेमनिटी गारंटी है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसके बेटा दो पार्ट हैं, एक है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें है सेक्शन 1 to 75 जनरल कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अलावा कुछ हम लोगों को पढ़ना है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। हमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ने हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ने, और इसमें हम लोग को पढ़ने हैं 124 to 238 सेक्शन। जब सीपीटी हुआ करता था ना तो सिर्फ जनरल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें स्पेशल नहीं था। जब फाउंडेशन कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया उसको हटा करके, तो उसमें भी बीसीआर होता था, तब ये नहीं होता था। जब बीसीआर हटा दिया गया, बिजनेस कॉर्पोरेट करस्पॉन्डेंस करके पहले होता था, उसको हटा दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जोड़ दिया गया। पहले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सीए इंटर में था, अब आप लोगों को पढ़ना है सीए फाउंडेशन में। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए वेटेज ज्यादा है, और इसके भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन केस स्टडी होगा। कोई सिचुएशन आपके सामने रख दिया जाएगा, जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि एक माइनर है, 15 साल का बच्चा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, बैंक से 2 लाख रुपया लोन ले रहा है कॉलेज फी देने के लिए, उस बच्चे के पास 5 लाख की संपत्ति है, क्या बैंक उसके संपत्ति से रिकवर कर सकता है? तो वहां पे हमें आंसर लिखना होता है, और मैं आपको सिखाऊंगा आंसर लिखते कैसे हैं, क्या स्टेप्स होंगे आंसर लिखने, ताकि मार्क्स अच्छे आए। फिर बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, और ये है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेलर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायर, व्हेन सेल शैल बी कंप्लीटेड, सेल कंप्लीट कब माना जाए, राइट्स ऑफ सेलर, राइट्स ऑफ बायर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, डिलीवरी ऑफ गुड्स, यही सब इसमें हम लोग को पढ़ना है। मतलब गुड्स के सेल से रिलेटेड सारे प्रोविजंस पढ़ने हैं। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होता था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसको अलग करके 1930 में एक कंप्लीट अपने आप में सेपरेट एक्ट बना दिया गया। ठीक है सर? हाँ बेटा बात बताओ, क्या बात बताना चाहते हो? आप हिंदी मीडियम से हैं और कोशिश कर रहा हूं हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, आप सीए हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा
कि इंग्लिश मीडियम से करें। नहीं, आप हिंदी मीडियम से करने चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, हिंदी की बुक्स आती है, हिंदी मीडियम से कर सकते हैं। और ऐसे भी यहाँ पे ज्यादा हमें इंग्लिश की आवश्यकता है नहीं, थोड़ा सा हमें बस लिखने आना चाहिए, वर्ड मीनिंग कुछ याद हो, टेंस हो, काफी है। फिर भी नो प्रॉब्लम, अगर आप सिर्फ हिंदी से ही करना चाहते हैं तो हिंदी से कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी मैं तरीका आपको बेटा बता सकता हूं। आप ऐसा करो, फाउंडेशन हिंदी से कर लो, सीए इंटर में इंग्लिश कर लो, नहीं होया सीए इंटर भी हिंदी से कर लो, फाइनल इंग्लिश से कर लो। फाउंडेशन और इंटर हिंदी मीडियम से कर लो, बाद में इंग्लिश से कर लेना, ठीक है। तो बेटा आप ऐसा कर सकते हो। और बिल्कुल बेटा, अभी आप 12th में आए हैं, अभी से आप शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप हिंदी मीडियम से कर सकते हैं, और अभी तो आप 12th में हैं, आपके पास टाइम ज्यादा है, आप चाहो तो प्रयास कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम के लिए भी प्रयास करते हो, नहीं तो आप हिंदी से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा, हिंदी से 100% कर सकते हैं। हाँ, आप 12th हिंदी मीडियम से कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम से 100% कर सकते हैं, सारे बच्चे करते हैं। आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश के मैक्स बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। और आप इंग्लिश से भी कर सकते हैं। हाँ, और आपने बड़ा अच्छा सोचा है बेटा कि हिंदी से हम लोग 12th कर लेते हैं और सीए के लिए इंग्लिश में कर लेंगे, और टाइम भी है, कर लेना बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो 12th हिंदी से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं 12th हिंदी से करके आते हैं और आकर के सीए में इंग्लिश से शुरू करते हैं। आपके पास तो टाइम है, आप तो अभी 12th भी कर रहे हो, तो अभी से आप शुरू करो, 100% होगा। और क्लासेज जो होगी बेटा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होंगे, सिर्फ हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, बातें तो हिंदी में ही करेंगे, समझाऊंगा मैं हिंदी में ही, सिर्फ लिखूंगा इंग्लिश में। चलिए, थैंक यू। तो एक बेटा सेल्स ऑफ गुड्स सेक्ट होगा, तो इसमें हम लोग गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। नहीं बेटा, ग्रामर से यहां मतलब नहीं है, आप लैंग्वेज का एग्जाम नहीं दे रहे हो, लॉ का एग्जाम दे रहे हो, इसलिए ग्रामिकल एरर यहां पे मायने नहीं रखता है। प्रयास करेंगे कि सही होगा, गलत होगा तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है बेटा। और तुम तो देख रहे हो ना बेटा, बाकी की छोड़ो, क्या ध्रुव हो क्या हो पता नहीं, तुम्हारा नाम भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, IIM जो भी हो तुम, मैं बस तुम्हारे लिए ही हूं। चलो, तो ये सेल्स ऑफ गुड्स सेक्ट से बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम लोग गेट गुड्स के बारे में, सेल के बारे में, सेलर के बारे में, बायर के बारे में, मेन सेल कंप्लीटेड, प्राइस के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के बारे में, डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में, राइट्स ऑफ सेलर, राइट्स ऑफ बायर, अनपेड सेलर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्शन सेल भी पढ़ेंगे। चलिए, और ये हमारे एग्जाम में लगभग आपको बेटा, ये आपके एग्जाम में आएगा 18 to 27 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नाइनटीन 32। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप,
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, और लास्ट में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये भी एग्जाम में सेम वेटेज है जितना आपका सेल ऑफ गुड्स का है उतना ही पार्टनरशिप का है। इसके बाद एक है आपका द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट बेटा बहुत वाइड है, फाउंडेशन में हमें थोड़ा पढ़ने हैं, थोड़ा सा पढ़ना है फाउंडेशन में, बाकी सीए इंटर में पूरा पढ़ना है, पूरा कंपनी एक्ट पढ़ना है, और जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सीए के रूप में काम करेंगे, पढ़ते रहेंगे। बेटा मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, सीएस हूं, और आपने ध्यान नहीं दिया है, मैंने ऊपर लिखा है मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं सीएस। सीएस कोर्स में लॉ ज्यादा होता है और सीए में अकाउंट्स ज्यादा होता है, तो ये लॉ का पेपर है, इसलिए मैं बेटा आपको लॉ पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो ये कंपनी में हम लोग मीनिंग ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। शेयर और टाइप ऑफ शेयर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी हम लोग के एग्जाम में 14 to 27 मार्क्स का ये आता है, कंपनी एक्ट आता है। फिर आपका एक हो गया द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें बेटा हम लोग को बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, प्रोमिजरी नोट के बारे में पढ़ना है, चेक के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रोमिजरी नोट क्या है, चेक क्या है, और इससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, डिजोनर ऑफ चेक के क्या रूल्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट और चेक के पेमेंट के क्या रूल्स हैं, तो ये हम लोग को इसमें पढ़ना है। और ये हम लोग के एग्जाम में आता है 14 मार्क्स का। ये तो हर बार लगभग फिक्स 14 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, तो ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट, चेक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट होगा, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये हम लोग को पढ़ना है। तो देखो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP एक्ट 2008, शॉर्ट में LLP बोलते हैं। अदरवाइज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यह भी एक पार्टनरशिप ही है, लेकिन इसमें कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स हैं और कुछ कंपनी के फीचर्स हैं।
हाँ, मतलब जब हम लोग कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे ना बेटा, तो उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल टॉपिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उस टॉपिक में मेमोरेंडम आर्टिकल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो और साथ साथ आपको ये पता भी है कि कंपनी लॉ में मेमोरेंडम आर्टिकल भी पढ़ना है। मैंने इनकॉर्पोरेशन टॉपिक बोला था बेटा, तो इनकॉर्पोरेशन में मेमोरेंडम आर्टिकल इंक्लूड है। बिना मेमोरेंडम आर्टिकल को समझे हम लोग ठीक से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं पढ़ पाएंगे, क्लियर नहीं होगा। तो देखो, अब होता क्या है कि पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, और तो कंपनी अच्छा है कि कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी का प्रोसीजर बड़ा होता है, मोर एंड मोर प्रोसीजर, कम्बरसम प्रोसीजर, ढेर सारा लीगल कंप्लायंस। कंपनी का मैनेजमेंट भी स्टैट्यूटरी मैनेजमेंट होता है, एज पर लॉ मैनेज करना होता है। पार्टनरशिप का मैनेजमेंट पार्टनर डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है, पार्टनर की मर्जी। हम लोग पार्टनर है, हम लोग खुद डिसाइड करते। देखो कंपनी में होता क्या है कि जनरल पब्लिक का पैसा थोड़े से लोगों के हाथ में रख दिया गया, दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि मैं मालिक, मेरा बिजनेस, मेरा प्रॉफिट, हमें किसी से मतलब ही नहीं है। पार्टनरशिप में हमारा बिजनेस, हमारा प्रॉफिट, तो हम जैसे चाहे वैसे मैनेज करें। कंपनी में क्या होता है कि पब्लिक का पैसा थोड़े से लोगों के हाथ में, दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इसलिए वो जैसे चाहे वैसे मैनेज करेंगे तो फ्रॉड ज्यादा होगा। इसीलिए कंपनी को मैनेज करने के लिए लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया। लॉ का मतलब स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट से मैनेज करना है कंपनी को, इसलिए बोलते हैं स्टैट्यूटरी मैनेजमेंट। और पार्टनरशिप को पार्टनर जैसे चाहे वैसे मैनेज करें। तो कंपनी का मैनेजमेंट ज्यादा कठिन है, पार्टनरशिप का मैनेजमेंट ज्यादा आसान है। तो दोनों को मिक्स करके, हाइब्रिड करके एक छोटा सा एक्ट बना दिया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बहुत बढ़िया बेटा। तो और ये हम लोग के एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का। इसके एग्जाम में वेटेज है 6 मार्क्स का। आपके एक क्वेश्चन ऑप्शन होगा, मतलब आप ये मान के चलो कि 120 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर हमें अटेम्प्ट करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी में से 5 क्वेश्चन करने होंगे, 6 में से 5 करने होंगे। एक ऑप्शन होगा। 3 घंटे में हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए एग्जाम के लिए स्पीड अच्छा होना चाहिए। जो आपको पेज मिलता है वह A4 साइज का पेज मिलता है। हाँ, इस साइज का पेज मिलेगा। 32 पेज मिलता है। कई सारे बच्चे एक्स्ट्रा कॉपी लेकर के भी लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। राइटिंग स्पीड पे भी ध्यान देना होगा। तो हम लोग पढ़ना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ये भी सीखेंगे। और एक एक चीज मैं आपको लिखवा भी दूंगा ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाए, जो घर पे रिवीजन के काम आए। सोगा से भी बेटा के सारे से केस स्टडी आता है। केस स्टडी अगर नहीं आएगा तो 2 ही चैप्टर से नहीं आएगा, एक तो LLP से नहीं आएगा और एक आपका पहला जो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उससे नहीं आएगा। बाकी सबसे केस स्टडी आएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका केस स्टडी होगा। ठीक है जी। तो चलिए, आज हम लोग ने सिलेबस बेटा समझ लिया और पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।